Hello everyone, welcome back to my channel The Economics Hub। सो लर्नर्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट का पार्ट सेकंड। इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो हम ऑलरेडी हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर अभी आपने वो वीडियो ना देखी हो तो पहले आप उसे देख लें ताकि जो कंटेंट है वो आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो जो हमारी लास्ट वीडियो थी वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हम डिफरेंट कंट्रीज़ को डेवलपमेंट के बेसिस पे मेज़र करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज़ को यूज़ करते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट क्राइटेरिया बताया था जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, दैट इज़ इनकम। हमने बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट या सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेज़र करने का इनकम। यानी हम ये देखते हैं कि किसी भी कंट्री की इनकम कितनी है, तो जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा होती है वो कंट्री ऑब्वियसली ज़्यादा डेवलप कहलाता है, और जिस कंट्री की इनकम कम होती है वो कंट्री कम डेवलप कहलाता है। सो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि इनकम क्या होती है। द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द टोटल इनकम ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। मीन्स किसी भी कंट्री की इनकम जो होती है उसके पूरे रेजिडेंट्स की इनकम, यानी जो वहाँ पर रह रहे हैं उन सारे लोगों की इनकम, उसी को हम बोलते हैं टोटल इनकम ऑफ द country. So however, for comparison between different countries, total income is not such an useful measure। यानी यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे हम ये जो टोटल इनकम का कंसेप्ट है, इस टोटल इनकम के कंसेप्ट को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है। तो अभी हमें ये डिस्कस करना है कि ये जो टोटल इनकम का आस्पेक्ट है वो यूज़फुल क्यों नहीं होता है, क्यों हम टोटल इनकम को नहीं देखते हैं, और अगर टोटल इनकम को नहीं देखते हैं तो फिर क्या देखते हैं। ठीक है, सो टोटल इनकम का जो आस्पेक्ट है वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता या इसीलिए यूज़फुल नहीं होता क्योंकि हर एक कंट्री की डिफरेंट पॉपुलेशन होती है। ठीक है, ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि हमारे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी की पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा डिफ़र करती है, बहुत ज़्यादा वेरिड है। जैसे कि इंडिया की हम बात करें तो इंडिया पॉपुलेशन के बेसिस पे सेकंड प्लेस पे आता है हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो एक तरफ आप इंडिया की बात करो, दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की, तो इन दोनों में ही आपको बहुत डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि पॉपुलेशन जो है डिफरेंट कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो अगर हम टोटल इनकम के आस्पेक्ट से किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ के रेजिडेंट्स की इनकम ज़्यादा होगी, तो वहाँ की टोटल इनकम ज़्यादा हो गई, तो हम ये कहेंगे कि वहाँ की क्या है, वहाँ का डेवलपमेंट ज़्यादा है, इट मीन्स वो ज़्यादा डेवलप्ड है। लेकिन ये चीज़ तो गलत है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, टोटल इनकम को यूज़ नहीं करते हैं। यही चीज़ बोली हुई है कि सिंस कंट्रीज़ हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज़ लाइकली टू अर्न। यानी हमारे जो अलग अलग कंट्रीज़ होती हैं उनकी पॉपुलेशन अलग अलग होती है, तो अगर हम टोटल इनकम के कंसेप्ट को देखें तो इससे हमें ये नहीं पता पड़ पाएगा कि एवरेज इनकम कितनी है, मतलब वहाँ का जो पर रेजिडेंट है यानी वहाँ का जो पर पर्सन है वो कितना अर्न कर रहा है। तो इस चीज़ की जानकारी के लिए कि पर पर्सन कितना अर्न कर रहा है, हम क्या यूज़ करते हैं, हम एवरेज इनकम का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि ये एवरेज इनकम क्या होता है। तो हम बचपन से ये जो एवरेज चीज़ है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो एवरेज क्या होता है, जो भी हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स दे रखे हैं उन सबको हम टोटल कर लें और अपॉन कर दें नंबर ऑफ़ वेरिएबल से, तो वो हमारा कहलाता है एवरेज। सो सेम एवरेज इनकम क्या है, एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। यानी मान लीजिए एक कंट्री है, उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 10 पीपल्स रहते हैं, इट मीन्स वहाँ की पॉपुलेशन कितनी हो गई 10। तो उन 10 पीपल्स की जितनी भी इनकम है उसको आप ऐड कर लीजिए और उसको आप अपॉन कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए किससे, 10 से, यानी नंबर ऑफ़ टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए। तो ये होता है एवरेज इनकम। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं, एवरेज इनकम क्या होता है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। मीन्स हमारी जो भी कंट्री की टोटल इनकम है उसको हम डिवाइड कर दें उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से, तो वो हमारी कहलाती है
एवरेज इनकम। फिर यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो एवरेज इनकम है इसी को हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। पर कैपिटा इनकम क्यों? क्योंकि एवरेज इनकम से हमें ये पता चल जाएगा कि पर पर्सन कितनी इनकम मिल रही है, यानी हर एक पर्सन को कितनी इनकम मिल रही है, तो इसीलिए हम इसको पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि जब भी हम किसी कंट्री को डेवलपमेंट के बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो हम उस कंट्री की टोटल इनकम को कंसीडर नहीं करते, हम उसकी एवरेज इनकम को कंसीडर करते हैं। ठीक है, एवरेज इनकम होती क्या है, जस्ट अभी हमने रीड कर लिया कि जितनी भी पॉपुलेशन है उन सभी की जो भी इनकम है उसको टोटल करके डिवाइड कर दीजिए वहाँ के नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन से, यानी जितने भी वहाँ के लोग हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, अब ये जो हमारी एवरेज इनकम है इसके बेसिस पर जो हमारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक हमारी जारी करती है, वर्ल्ड बैंक इशू करती है, तो उसके अकॉर्डिंग इनकम के बेसिस पे अलग अलग क्राइटेरियाज़ को डिवाइड किया हुआ है कि कितनी इनकम पे कौन सा कंट्री डेवलप्ड कहलाएगा। तो वही हम रीड कर लेते हैं यहाँ पे। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, दिस क्राइटेरिया इज़ यूज्ड इन क्लासीफाइंग कंट्रीज़। मतलब जो वर्ल्ड बैंक की एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स है वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दे रखा है, तो इसमें क्या क्राइटेरिया है ये देख लेते हैं। कंट्रीज़ विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,056 per annum and above in 2017 are called rich countries। यानी $, की टर्म्स में हम यहाँ पे करेंसी को मेज़र कर रहे हैं। तो अगर 2017 में ये किया गया था, इसीलिए वहाँ का दे रखा है। सो 2017 के अकॉर्डिंग अगर किसी भी पर्सन की इनकम पर एनम यानी पूरे साल में 12,056 है, यानी पूरे साल में अगर आप $12,056 अर्न कर पा रहे हो, इट मीन्स आप कौन सी कैटेगरी में आ जाते हो, आप आ जाते हो रिच कंट्रीज़ में। ठीक है, यानी जिस कंट्री का कोई भी रेजिडेंट है, यानी पर जो कैपिटा इनकम है वो कितनी होनी चाहिए, $12,056 पर एनम, तो वो हमारी किस कंट्री में आ जाएगी, रिच कंट्री में आ जाएगी। और जिनकी पर कैपिटा इनकम हमारी $955 या उससे कम है, यानी किसी कंट्री के जो पर्सन हैं वो एवरेज इनकम के बेसिस पे पूरे साल में $955 मतलब $955 955 या उससे कम अर्न कर पा रहे हैं, तो उनको हम रखेंगे लो इनकम कंट्रीज़ में। ठीक है, और इसीलिए हमारी जो इंडिया है वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आती है। ये याद रख लेना कि लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आती है हमारी इंडिया, क्योंकि इसकी जो पर कैपिटा इनकम है हमारी इंडिया की इन 2017 वो है जस्ट $1820 पर एनम, यानी 1820। यानी हमारे कंट्री में पर पर्सन की जो पर कैपिटा इनकम है 2017 के अकॉर्डिंग वो है $1820 पर एनम। इसीलिए हमने इसको रखा है मिडिल लोअर इनकम कंट्रीज़ में। सो द रिच कंट्रीज़ एक्सक्लूडिंग कंट्रीज़ ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज़ आर जनरली कॉल्ड एज डेवलप्ड कंट्रीज़। यानी जो हमारे रिच कंट्रीज़ होते हैं, ठीक है, जो रिच कंट्रीज़ हैं उनको हम बोलते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़, और जो मिडिल रिच होते हैं यानी ना तो बहुत ज़्यादा रिच ना पुअर, उनको हम बोल सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़। और जो पुअर कंट्रीज़ होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। तो यहाँ पे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि इनकम के बेसिस पे हम कंट्रीज़ को कैसे मेज़र कर सकते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, अनडेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड में। ठीक है, अब हमने लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें ये चीज़ डिस्कस करी थी कि केवल इनकम ही एक क्राइटेरिया नहीं होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेज़र करने का। इनकम के अलावा भी अदर क्राइटेरियाज़ होते हैं, तो वो अदर क्राइटेरियाज़ कौन से होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हेन वी लुक्ड एट इंडिविजुअल एस्पिरेशंस एंड गोल्स, वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom etc। यानी बिल्कुल लास्ट वीडियो की तरह है कि जब भी हम किसी भी कंट्री में जो भी इंडिविजुअल्स रहते हैं उनके गोल्स के बारे में बात करते हैं, तो
इंडिविजुअल्स का गोल या कोई भी जो इंसान होते हैं उनका गोल केवल ये नहीं है कि उनको इनकम अच्छी अर्न करनी है। इनकम के अलावा भी कुछ और इन गोल्स होते हैं उनके, जो कि हैं सिक्योरिटी, यानी उनको सिक्योरिटी होनी चाहिए, सिक्योर रहें वो, उनको दूसरों की रिस्पेक्ट मिले और इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम मिले, एट्सेट्रा। सो सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और अ रीज़न वी मे बिसाइड एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। यानी अभी हमने क्या बात करी कि अगर हम किसी इंडिविजुअल की बात करें तो केवल उसका एक ही गोल नहीं होता कि मुझे इनकम अच्छी अर्न करनी है, उसके और सारे गोल्स होते हैं, लाइक उसको रिस्पेक्ट मिले, उसको सिक्योरिटी मिले, उसे फ्रीडम मिले। तो सेम जब हम नेशन की बात करते हैं तो पूरे नेशन के लिए भी केवल एक एवरेज इनकम ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं होता। एवरेज इनकम के अलावा अदर एस्पेक्ट्स भी होते हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि वो कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड। तो वो कौन कौन से एस्पेक्ट हैं एवरेज इनकम के अलावा, ये हम देख लेते हैं। सो व्हाट आर सम अदर इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। सबसे पहला एट्रीब्यूट है या सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ध्यान में रखा जाता है जब भी हम किसी की कंट्री के डेवलपमेंट की तरफ देखते हैं या डेवलपमेंट को मेज़र करते हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, सबसे पहले इसको हम क्या बोलते हैं, IMR भी बोल सकते हैं, यानी ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम IMR भी कहते हैं। अब ये होता क्या है इसको समझ लेते हैं। IMR इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई before the age of 1 year as a proportion of 100 live children born in that particular year. It means IMR क्या होता है कि एक साल में जितने भी नए जो भी इन्फेंट्स जो होते हैं, यानी इन्फेंट यानी जो जन्म लेते हैं, नया जो जन्म लेते हैं 1 ईयर से कम जो होते हैं उनको हम बोलते हैं इन्फेंट। तो एक साल के अंदर जितने भी इन्फेंट्स होते हैं जो बर्थ लेते हैं, जो जन्म लेते हैं, उनमें से जितने भी चिल्ड्रंस डाई हो जाते हैं, जितने भी चिल्ड्रन एक साल से पहले मर जाते हैं, उस रेट को हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और ये प्रपोर्शन ऑफ 100 काउंट किया जाता है। ठीक है, यानी एक साल में, पूरे एक साल में, जैसे मान लो 2020 में कितने कितने चिल्ड्रंस ने बर्थ लिया, और जितने भी चिल्ड्रंस ने बर्थ लिया उनमें से जितने भी जो चिल्ड्रंस हैं वो एक साल से पहले, एक साल उनकी एज हुई उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है, तो उस प्रपोर्शन को हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसीलिए एवरेज इनकम के अलावा किस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है किसी भी कंट्री या स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा और किस चीज़ को रखा जाता है, सेकेंड है हमारा लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मीन्स जिसको हिंदी में हम साक्षरता दर कहते हैं। सो साक्षरता दर या लिटरेसी रेट क्या होता है, जब लिटरेट का मतलब क्या है, लिटरेट एक ऐसा पर्सन कहलाता है जिसको नॉर्मली कोई भी लैंग्वेज में लिखना या पढ़ना आता हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, बस उसको लिखना या पढ़ना ही आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं लिटरेट। तो लिटरेसी रेट क्या है, लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। यानी 7 ईयर से या उससे जो भी बड़े एज ग्रुप के जो भी पीपल्स होते हैं या जो भी चिल्ड्रंस आप कह लो जो भी होते हैं, अगर वो लिटरेट हैं यानी अगर वो पढ़ना या लिखना जानते हैं तो उस रेट को हम बोलते हैं लिटरेसी रेट। जैसे मान लीजिए हमारी टोटल पॉपुलेशन में से 80% लोग ऐसे हैं जो 7 ईयर्स तक के हैं या उससे ज़्यादा के हैं और वो लिखना पढ़ना जानते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 80% लिटरेसी रेट है हमारे कंट्री में। उसके बाद तो ये भी क्लियर हो गया कि एक और क्या चीज़ ध्यान में रखी जाती है, लिटरेसी रेट को ध्यान में रखा जाता है जब भी हम डेवलपमेंट को मेज़र करते हैं किसी भी कंट्री के। उसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन of age group of 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group. It means किसी भी कंट्री में जो भी 14 to 15 ईयर्स तक के जो भी बच्चे हैं उनमें से जितने भी बच्चे स्कूल्स में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, स्कूल्स अटेंड कर रहे हैं, उसी रेशियो को हम बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। जैसे कि मान लीजिए
हमारे जो भी कंट्री में टोटल चिल्ड्रंस हैं उनमें से 80% जो बच्चे हैं वो ही जाते हैं 14-15 ईयर्स तक के एज ग्रुप में स्कूल अटेंड करते हैं या पढ़ाई करते हैं। तो इट मीन्स वो हमारा क्या हो गया, नेट अटेंडेंस रेशियो हो गया। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया भी ध्यान में रखा जाता है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देख ली कि जब भी हम किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट मेज़र करते हैं तो क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। सबसे पहले इनकम ध्यान में रखी जाती है। इनकम कौन सी, एवरेज इनकम। उसके बाद हम इन्फेंट मोटेलिटी रेट को देखते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे इन्फेंट्स होते हैं उनकी डेथ रेट क्या है टिल 1 ईयर, मतलब जब तक वो 1 ईयर के नहीं होते उससे पहले जितनी भी डेथ होती हैं उस रेट को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लिटरेसी रेट को देखा जाता है, यानी जो भी 7 ईयर्स या उनसे एबव जो भी एज ग्रुप है वो लिटरेट है या नहीं, ये देखा जाता है। उसके बाद देखा जाता है नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी जो 14 to 15 ईयर्स तक के जो भी बच्चे हैं वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं या नहीं, उस रेशियो को बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं, जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं किस कभी भी जब भी हम डेवलपमेंट को मेज़र करते हैं। उसके बाद एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है, वो है हमारी पब्लिक फैसिलिटीज़, यानी किसी भी कंट्री की पब्लिक फैसिलिटीज़ कैसी हैं। अगर पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छी हैं इट मीन्स वहाँ पे डेवलपमेंट है, और अगर पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हैं इट मीन्स डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं है। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती क्या हैं, देयर आर मैनी फैसिलिटीज़ विच नीड्स टू प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन, दीज आर नोन एज पब्लिक फैसिलिटीज़। यानी किसी भी कंट्री में कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें ज़रूरत होती है सभी को प्रोवाइड कराने की, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें सभी को प्रोवाइड कराना होता है। हमें मीन्स आप बोल सकते हो गवर्नमेंट को, यानी गवर्नमेंट की एक ड्यूटी होती है कि गवर्नमेंट को कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी है पूरे कंट्री को। ठीक है, तो वो कहलाती हैं हमारी पब्लिक फैसिलिटीज़। इन फैसिलिटीज़ पे किसी भी इंडिविजुअल का राइट नहीं होता, ये ऑल ओवर द पॉपुलेशन के लिए होती हैं, यानी पूरे कंट्री में जितनी भी पॉपुलेशन है उसके लिए ये फैसिलिटीज़ होती हैं। लाइक आप एग्जांपल ले लीजिए रोड्स का। ठीक है, अब ये जो गवर्नमेंट रोड बनाती है उस पर किसी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का राइट नहीं होगा, वो क्या है, एक पब्लिक गुड है या एक पब्लिक आप बोल सकते हो असेट है, क्योंकि इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। तो पब्लिक फैसिलिटी सेम चीज़ होती है, वो सारी फैसिलिटीज़ जो कि पूरी पब्लिक को प्रोवाइड की जाती हैं, जिनकी ज़रूरत होती है पूरी पब्लिक को, उन्हें हम बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा। ठीक है, सो अब पब्लिक फैसिलिटीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट होती हैं ये देख लेते हैं। बिकॉज मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। क्योंकि हमारे पॉकेट में जो भी मनी है, यानी हम मान लीजिए कितने भी रिच हैं, तो वो जो पैसा है वो हमें वो सारी चीज़ें नहीं लेके दे सकता जिनकी हमको ज़रूरत होती है। मान लीजिए आप बहुत रिच हो और आप जिस भी कॉलोनी में रहते हो वहाँ की जो रोड्स हैं वो अच्छी नहीं है। ठीक है, उनमें बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं। तो आप भले ही कितने भी रिच हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप उस पूरी कॉलोनी की रोड बनवाते फिरोगे, या आप जिस भी सिटी में रहते हो उस आपके एरिया में रोड ख़राब है तो ऐसा भी नहीं है कि आप अपने पैसे से वो रोड्स बनाओगे। तो क्या है, भले ही आपके पास कितना भी पैसा है लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हैं जिनकी आपको नीड होती है कि वो होंगी तभी आप अच्छे से अपनी जो भी लाइफ है उसको स्पेंड कर पाओगे। सो इनकम बाय इटसेल्फ इज़ नॉट अ कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीज़न आर एबल टू यूज़। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं, रोड वाला जो एग्जांपल लिया था, कि मनी सब कुछ नहीं होता। हमारे पास जो मनी है उससे हम सब कुछ परचेज़ नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों के लिए हमें दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। इसके लिए एक और एग्जांपल दे रखा है। फॉर एग्जांपल, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय यू अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट और इंश्योर दैट यू गेट अनएडल्ट्रेट मेडिसिन्स अनलेस यू can afford to shift to a community that already has all these things। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जितना भी मनी है, ठीक है, कितना भी मनी हो आपके पास, कितने भी रिच हो आप, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप परचेज़ नहीं कर सकते, लाइक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। जैसे
बहुत सारे सिटीज़ हैं, बहुत सारी जगह हैं ऐसी जहाँ पे कि बहुत सारा पोल्यूशन होता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं दिल्ली का, तो क्या उस सिटी में कोई रिच पर्सन नहीं रहता होगा? ऑब्वियसली बहुत सारे रिच पर्सन रहते हैं, तो भी वो रिच हैं, उनके पास मनी है, फिर भी वो क्या नहीं कर सकते, उस एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री नहीं कर सकते। उनको इसके लिए किस पे डिपेंड रहना पड़ता है? पूरी कम्युनिटी पे डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ें हो गई, कुछ और चीज़ें हो गई, लाइक अभी अगर हम रिसेंट की बात करें तो जो कोरोना वायरस है, इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो जो भी रिच पर्सन है, क्या वो इससे बच पाए? नहीं, उनके पास भाई पैसा है, वो चाहें तो वायरस को दूर कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि मनी जो है वो सब कुछ बाय नहीं कर सकता, सब कुछ परचेज नहीं कर सकता। अगर कोरोना वायरस की अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है, तो कितना भी रिच कोई हो, कितना भी पैसा हो किसी के पास, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसीलिए क्या हो गया, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके लिए हमें दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। अब कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें किस पे डिपेंड रहना पड़ रहा है? पूरी कम्युनिटी पे। यानी हम कितना भी सेफ़ रह लें, लेकिन हमारी अगर कम्युनिटी सेफ़ नहीं है, अगर वो इन्फेक्टेड है, तो हम भी किसी न किसी तरीके से इन्फेक्टेड हो ही जाएंगे। तो इसीलिए हमें किस पे डिपेंड रहना पड़ता है? अपनी कम्युनिटी पे। तो हमारा जो मनी है वो सब कुछ बाय नहीं कर सकता। सो मनी may also not be able to protect you from infectious disease unless the whole of your community take preventive steps। सेम चीज़ है, कोरोना वायरस का एग्जांपल ले लीजिए। आपके पास कितना भी मनी है, लेकिन आपके आसपास कोई भी ऐसी डिसीज़ है जो इन्फेक्शन से होती है, तो आप नहीं बच सकते अपने मनी से, ठीक है। तो इसीलिए कुछ और चीज़ें भी होती हैं लाइफ में जिनको आप तभी अच्छे से यूज़ कर सकते हो जब वो कलेक्टिवली आपको मिलें। जैसे कि मान लीजिए एक और एग्ज़ाम्पल है कि आपकी जो पूरी लोकेलिटी है, आपकी जो पूरी क्या बोल सकते हो आप, जो भी कॉलोनी है, उस कॉलोनी में अगर हर एक पर्सन अपना एक पर्सनल बॉडीगार्ड रखे या अपना एक पर्सनल वॉचमैन रखे, तो वो उतना ज़्यादा आप बोल सकते हो कि उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा जितना कि पूरी कॉलोनी के लिए एक हो जाए, ठीक है। एक जो भी हमारा वॉचमैन है वो हो जाए। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम कलेक्टिवली ही यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कहलाती हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। तो इसमें एक और एग्जांपल दे रखा है कि मान लीजिए आप पढ़ना चाहते हैं, पूरा आपका जो विलेज है, आपकी लोकेलिटी है, उसमें केवल आप ही हैं जो पढ़ना चाहते हैं, तो क्या वहाँ पे कोई स्कूल होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपके अलावा कोई भी पढ़ना नहीं चाहता। वहाँ पे स्कूल कब होगा? जब बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हो। तो आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा? या तो आपको अपनी जो पढ़ाई की जो इच्छा है, जो नीड है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा? किसी ऐसे एरिया में जाके पढ़ना होगा जहाँ पे कि स्कूल की फैसिलिटी प्रोवाइडेड हो। तो इसीलिए जस्ट वही चीज़ आती है लौट के कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि मनी परचेज़ नहीं कर सकता, उसके लिए हमें कम्युनिटी पर डिपेंड रहना पड़ता है, और उन्हीं फैसिलिटीज़ को हम बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। और ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए। तो यहाँ पे जो आज का डिस्कशन था वो एंड करते हैं। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड आई होप अगली वीडियो तक ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो नोट्स हैं, इनकी जो PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।